नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। दिल्ली से शुरुआत करेंगे। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों का समर्थन करने के लिए आपको बता दें कि उनके धरने के समर्थन करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को अपना समर्थन देने पहुंचे और इस दौरान खिलाड़ियों से बातचीत की और उनकी मांग का समर्थन किया। केजरीवाल ने इस दौरान केंद्र सरकार पर हमला बोला और वहीं बीजेपी पर तंज कसते हुए उनके द्वारा कहा गया है कि इनकी पार्टी के एक भी नेता पहलवान बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया था, इसलिए वे खामोश है। देश का नाम रोशन करने वाले कुछ पहलवान आज भी परेशान हैं। देश की महिलाओं के साथ गलत काम करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। खिलाड़ियों को एफआईआर दर्ज कराने के लिए जंतर मंतर पर बैठना पड़ रहा है। इंसाफ पाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। देश से प्यार करने वाले पहलवानों के साथ है और मैं खिलाड़ियों के संघर्ष को प्रणाम करता हूं। इससे पहले शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ बहुगुणा और आतिशी जंतर मंतर पर पहुंचे और उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत की। आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की ओर से पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया गया। कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो चाहे आम आदमी पार्टी का हो चाहे किसी पार्टी का ना हो, जो लोग इस अपने भारत माता से प्यार करते हैं, आज इस मंच के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को मैं कहना चाहता हूं, छुट्टी लेके आओ। सारे जने छुट्टी लेके आओ, इनका साथ दो। ये अपने लिए नहीं लड़ रहे, ये पूरे खेल जगत के लिए लड़ रहे हैं। सोचो, जो आदमी इतना ताकतवर है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए 7 दिन लग गए और सुप्रीम कोर्ट लग गया। अगर ये बच्चे संघर्ष ना करते तो लड़कियों के साथ तो गलत काम होता रहता। ये बच्चियां अपने लिए नहीं लड़ रही, ये पहलवान अपने लिए नहीं लड़ रहे। तो जितने लोग भी देख रहे हैं, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, आम आदमी पार्टी वाले, सब लोग जो ये टीवी देख रहे हैं, सब लोग एक एक 2-2 दिन की छुट्टी लेके यहाँ पे आओ, इनका साथ दो। और मेरा दिल कहता है इनका संघर्ष जरूर सिरे चढ़ेगा, जरूर इनको सफलता मिलेगी। मेरी एक और गुजारिश है अपनी केंद्र सरकार से, इतनी निर्दयी मत बनो। इनके बच्चों को पानी रोक दिया, बिजली रोक दी, इनके गद्दे नहीं आने दे रहे। मेरी तरफ से जो बन पड़ेगा मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाते सब कुछ करूंगा, लेकिन इनका बच्चों का ये तो आने दो यार, ये तो ह्यूमन राइट्स है, ये तो इंसानियत है। हमारे बच्चे हैं, इन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया था। इस दिन के लिए थोड़ी किया था कि एक दिन इनका पानी रोक दिया जाएगा, एक दिन इनका खाना रोक दिया जाएगा, लाइट काट दी जाएगी। हमें तो इनको कंधे पर उठाना चाहिए। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव तिवारी दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से देश की बेटी और देश का नाम रोशन करने वाले पहलवान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर, उनका प्रदर्शन लगातार जारी है और समर्थन उनको राजनीतिक पार्टियों का मिल रहा है। प्रियंका गांधी के बाद अब अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर पहुंचे और उनका समर्थन उनके द्वारा दिया गया। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार जो पहलवान है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, लगभग 7वां दिन हो चुका है। यहाँ तक कि महिला पहलवानों की बात करें, उनकी तरफ से बिल्कुल ब्रिजभूषण के खिलाफ जो है वो यौन शोषण के मामले को लेकर लगातार कह सकते हैं शिकायतें दी जा रही हैं। यहाँ तक कि अब कानूनी कार्रवाई के लिए कहीं ना कहीं पहलवान जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई कब होगी। मगर एफआईआर के लिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और उसके बाद में कहीं ना कहीं पुलिस को आदेश दिए गए कि उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज की जाए। और अब जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों की बात करें, कांग्रेस का समर्थन बिल्कुल पहलवानों को मिल चुका है। यहाँ तक कि प्रियंका वाड्रा भी कहीं कल सुबह 9 बजे के करीब कह सकते हैं 8 बजे करीब पहुंची थी और 9 बजे तक उनके बीच में रही, 1 घंटे के करीब उनसे बातचीत की गई। और यहाँ तक कि केंद्र सरकार की रणनीतियों के खिलाफ जी आवाज भी उठाई और यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि केंद्र सरकार जो है वो बहन बेटियों के लिए लगातार कदम उठाने की बात करती है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के नारे लगाती है। मगर कहीं ना कहीं जो देश की जो बेटियां हैं, जो पहलवानी के तौर पर देश का नाम रोशन करती हैं, उनकी परेशानियां नहीं सुन रही है। यही इस तरीके का आरोप जो है प्रियंका वाड्रा की तरफ से भी लगाए गए थे। मगर कल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और उनकी जो पार्टी के तमाम जो नेता थे वो कहीं ना कहीं दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचे और 4 बजे करीब जो है अरविंद केजरीवाल ने पहुंचकर
पहलवानों से बातचीत की, उनकी परेशानियाँ जानने की कोशिश की और यहाँ तक कि ये भी कोशिश की गई कि उनको दिक्कतें किस तरीके की आ रही है और उनके साथ जो जो यौन शोषण की घटना घटी है, उसको लेकर बृजभूषण के खिलाफ जो है, वो कहीं न कहीं केंद्र सरकार की तरफ से कदम नहीं उठाए जा रहे हैं और इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। यहाँ तक कि ये कहा गया कि भाजपा जो है, वो अपने नेता को बचाने के लिए कोशिश कर रही है और यहाँ तक कि पहलवानों की सुध नहीं ली जा रही है और यहाँ तक हम्म। कि जो महिला पहलवान है, जिसके लिए केंद्र सरकार कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, मगर बेटियां सुरक्षित कैसे रहेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि जब उनके ही नेता इस तरीके के यौन शोषण करते हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवारी बनती है कि वो पहले अपने नेताओं के ऊपर कार्रवाई करें। मगर यहाँ पर जिस तरीके से बृजभूषण के खिलाफ जो है, जो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही एफआईआर दर्ज की गई है और इसको लेकर भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि केंद्र सरकार जो है, यानी कि भाजपा जो है, वो अपने नेताओं के ऊपर कार्रवाई नहीं करती है और मजबूरन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है और जिस तरीके से पहलवानों ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, उनके बाद ही कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज की गई है। मानिए सीधा सीधा कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर कटाक्ष शब्दों का इस्तेमाल किया गया और यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से भी कहीं ना कहीं दूरी बनाने की कोशिश की गई क्योंकि उनसे भी जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। मगर यहाँ पर जिस तरीके से पहलवान जो है, वो अपनी परेशानियों को लेकर लगातार कहीं ना कहीं सरकार से गुहार लगा रहे हैं। यहाँ तक कि पहलवानों की तरफ से पहलवानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो उनका खाना पीना है, उनको नहीं आने दिया जा रहा है। गाड़ी जो उनकी है खाने पीने की सामान की, वो नहीं आने दी जा रही है और दिल्ली पुलिस उनको रोक रही है। इस तरीके के आरोप जो है, वो पहलवानों की तरफ से लगाए जा रहे हैं और परसों भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से आतिशी और सौरभ भारद्वाज जो कसते पहलवानों के बीच पहुंचे थे, उन्होंने बातचीत कर ली थी। आतिशी के द्वारा भी कहीं ना कहीं यही कहा गया था कि बेटियां सुरक्षित कैसे रहेंगी अगर भाजपा के नेता ही इस तरीके के यौन शोषण करेंगे। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर कटाक्ष शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल किया जा रहा है। पार्टियों का जो समर्थन है, वो पहलवानों को मिल चुका है और लगातार कहीं ना कहीं पहलवान जो है, इसी मांग को लेकर अड़े हुए हैं कि एफआईआर हो चुकी है, मगर कानूनी कार्रवाई कब होगी, क्योंकि पहले से ही 3 दर्जन से ज्यादा जो एफआईआर है उत्तर प्रदेश की तरफ से, वो पहले ही बृजभूषण के खिलाफ है, मगर आज तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है और इसी को लेकर अब पहलवान जो है, वो डटे हुए हैं और खासतौर पर महिला पहलवान जो है, वो जब तक नहीं हटना चाहती है कि जब तक बृजभूषण को अध्यक्ष पद से हटाया नहीं जाता, दूसरा उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है और जब तक ये प्रदर्शन जो है, वो इसी तरीके से जारी रहेगा। जी जी राजीव तिवारी, जिस तरीके से पहलवान विनेश के द्वारा कहा गया कि करीब 44 जो मामले हैं ब्रजभूषण के खिलाफ दर्ज किए गए, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी किसी में मामले में नहीं हुई। और अगर हम बात कर ले पहलवानों को प्रदर्शन की, लगातार प्रदर्शन जारी है और इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने एक बात साफ कर दी कि एफआईआर तो कर दी है, लेकिन अभी तक हार्ड कॉपी किसी के पास नहीं है। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की बात करें या पहलवानों की बात करें, पहलवानों की तरफ से बिल्कुल कहा जा रहा है कि एफआईआर पहले भी हो चुकी है बृजभूषण के खिलाफ, मगर अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा यहाँ पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एफआईआर के लिए भी मजबूरन कहीं ना कहीं सड़क पे आना पड़ा पहलवानों को और दूसरा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अगर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया जाता तो कहीं ना कहीं एफआईआर जो है, वो शायद नहीं हो पाती। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। दूसरा यहाँ पर केंद्र सरकार जो है, वो अपने नेता को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसीलिए कहीं ना कहीं उनसे जो बातचीत का रास्ता पहलवानों से, वो नहीं अपनाया जाना है। यहाँ पर बात करें केंद्र सरकार की और खेल मंत्री की अनुराग ठाकुर की, तो अनुराग ठाकुर की तरफ से भी पहले भी कहीं ना कहीं कमेटी बनाई गई थी, मगर कमेटी की जो रिपोर्ट है, वो अभी तक किसी के पास नहीं है और कमेटी के आधार पर क्या निर्णय लिया गया केंद्र सरकार के द्वारा, वो भी किसी को नहीं बताया गया। दूसरा यहाँ पर जो एफआईआर की कॉपी की बात की गई, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से एफआईआर जरूर दर्ज कर ली गई है, मगर उसकी कॉपी जो है, वो ना तो पहलवानों के पास है और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास। तो यानी सीधा सीधा कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज हुई है, इसका भी प्रूफ के पहलवानों के पास नहीं है। यानी कि सीधा सीधा कहीं ना कहीं अब राजनीतिक पहलू से बात करें तो राजनीतिक पहलू से कहीं ना कहीं एफआईआर को लेकर भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को ही घेरने की कोशिश की जा रही है और यहाँ तक कि यह भी कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस जो है, वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही है और इसीलिए सिर्फ एफआईआर दर्ज करने का सिर्फ नाटक किया जा रहा है। जी जी राजीव तिवारी, जिस तरीके से आपने बताया कि पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है और अब जो ये धरना प्रदर्शन है, इसने एक राजनीतिक रूप ले लिया है, लेकिन ये बात लगातार साफ होती हुई नजर आ रही है कि पहलवानों की एक ही मांग है कि ब्रजभूषण के ऊपर गिरफ्तारी की जाए और उनके ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई कोई भी की जाए, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कुछ नहीं किया गया। ये लगातार उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं और इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने एक बात साफ कर दी कि जो भी पहलवानों के हित में सोचता है तो वो छुट्टी लेकर आए और यहां पर उनका समर्थन करें।
देखिए, यहाँ पर बात करें पहलवानों की, तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो भी उनका समर्थन करने आता है, तो वो कहीं न कहीं छुट्टी लेके आ रहा है ताकि उनके साथ में वो बैठ सके। यहाँ पर ये भी जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन के साथ-साथ कहीं न कहीं समर्थन जो मिल रहा है, वो हम्म। भारी संख्या के अंदर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लगातार पूरे देश के अंदर कहीं न कहीं इसको लेकर पहलवानों को समर्थन देने की कोशिश की जा रही है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि जब देश की बेटियाँ जो इतने बड़े लेवल पर कहीं न कहीं देश का नाम रोशन करती हैं, अगर उनके साथ इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो फिर बाकी महिलाओं के साथ सुरक्षा वो किस तरीके की होगी, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरा यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तक 3 दर्जन से ज्यादा जो है एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, मगर अभी तक कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इसी मांग को लेकर पहलवान जो है वो डटे हुए हैं, क्योंकि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है और वहां पर भी 3 दर्जन से ज्यादा जो है वो भाजपा के नेता के ऊपर दर्ज हो चुकी है, मगर कानूनी कार्रवाई जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा अभी तक नहीं की गई है। ये सबसे बड़ी दुविधा बनी हुई है। और यहाँ पर भी दिल्ली पुलिस के द्वारा जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2 एफआईआर दर्ज होती है, मगर उसके अंदर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। यहाँ पर पहलवान यही कहते हैं कि बार बार कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर एफआईआर दर्ज हो चुकी है उनके अंदर कार्रवाई नहीं हुई, तो जो 2 एफआईआर दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई है उनके अंदर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये उनकी तरफ से बिल्कुल कहा जा रहा है। दूसरा यहाँ पर कानूनी कार्रवाई की बात करें तो कानूनी कार्रवाई जब अभी तक नहीं हुई है, तो उससे कहीं ना कहीं साफ जाहिर है कि ब्रिजभूषण को कहीं ना कहीं बचाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, और इसी प्रयास के अंदर कहीं ना कहीं उनको अध्यक्ष पद से हटाया भी नहीं गया। मगर अध्यक्ष पद से हटाने के लिए अब पहलवान जो है वो डटे हुए हैं, उनकी तरफ से बिल्कुल कह रहा है जब तक ब्रिजभूषण अध्यक्ष पद से नहीं हटाए जाते हैं और दूसरा उनको कानूनी कार्रवाई के तहत उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, जब तक ये प्रदर्शन जो है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। और महिला पहलवानों की तरफ से बिल्कुल कहा जा रहा है कि उनके परिवारों को भी कहीं ना कहीं डराने की कोशिश की जा रही है और उनको धमकाने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये प्रदर्शन जो है वो किसी तरीके से खत्म किया जाए। और ब्रिजभूषण की बात करें तो ब्रिजभूषण की तरफ से भी ये कहा गया था, कल भी कहा गया था कि पहलवान जो चाहते थे कि वो कहीं ना कहीं एफआईआर हो, अब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो अब उनको प्रदर्शन अपना खत्म कर देना चाहिए थे, मगर अरविंद केजरीवाल की जरूरत क्यों है प्रदर्शन के अंदर? दूसरा यहाँ पर प्रियंका वाड्रा की जरूरत क्यों है? इस तरीके के जो आरोप है वो लगाए गए। सत्यपाल मलिक की जो बात की जा रही कि सत्यपाल मलिक को भी क्यों बुलाया जा रहा है, इस तरीके के आरोप जो है वो कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण की तरफ से लगाए गए। मगर यहाँ पर पहलवान जो है वो सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि ब्रिजभूषण को पहले अध्यक्ष पद से हटाया जाए, दूसरा उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि उनके ऊपर जो शिकंजा है वो कसता बढ़ा जा रहा है। और दूसरा जो बहन बेटियां जो अभी तक जो आवाज उठा रही है कि यौन शोषण को लेकर, उनके लिए कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार की तरफ से भी कहा जाता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी कहीं ना कहीं जो बेटियों की सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं सुरक्षित करनी होगी, ताकि दिल्ली के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर बहन बेटियां जो है वो कहीं ना कहीं भारत सरकार के अंदर कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस करती हुई नजर आए। जी जी राजीव तिवारी, जिस तरीके से आपने कहा कि बहन बेटियों के लिए लगातार भारत सरकार कार्यरत रहती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार का नारा रहता है, लेकिन देश की बेटी सड़कों पर आ गई है। और इसी बीच ये बात कर ले ब्रजभूषण की। ब्रजभूषण के द्वारा ये साफ कर दिया गया है कि मैं इस्तीफा दूंगा, लेकिन अपराधी बनकर मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें ब्रिजभूषण की, तो और जिस तरीके से सरकार जो कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, मगर यहाँ पर जिस तरीके से बेटियां जो है वो सड़क पर आ चुकी हैं, और वो बेटियां जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, यानी कि पहलवानी के क्षेत्र के अंदर देश का नाम रोशन किया, उनके लिए मेडल लेके आए और देश का नाम वर्ल्ड लेवल पर लेके गए, तो कहीं ना कहीं उन बेटियों की कहीं ना कहीं सुरक्षा की जिम्मेवारी भी कहीं ना कहीं भारत सरकार की ही बनती है। दूसरा यहाँ पर जिस तरीके से ब्रिजभूषण की बात करें तो वो कह रहे हैं कि मैं दोषी नहीं हूं और मेरे ऊपर एफआईआर जरूर दर्ज की गई है, मगर वो फांसी लटकने के लिए भी तैयार है। इस तरीके के जवाब जो है उनकी तरफ से दिए गए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से केंद्र सरकार की बात करें और खेल मंत्री की बात करें अनुराग ठाकुर की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि कमेटी बना दी गई है, कमेटी के आधार पर ही स्पष्ट होगा कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। मगर जो कमेटी की रिपोर्ट है वो अभी तक अनुराग खेल मंत्रालय की तरफ से बिल्कुल किसी के सामने पेश नहीं की गई है कि कमेटी की जो रिपोर्ट है वो किस तरीके की है। कमेटी के अंदर जो रिपोर्ट बनाई गई थी उसके अंदर ब्रिजभूषण के खिलाफ दोषी पाया गया था या नहीं पाया गया था, या पहलवान जो कह रहे हैं वो झूठे आरोप है या सच्चे आरोप है, इस तरीके की रिपोर्ट के आधार पर ही स्पष्ट हो पाएगा कि वाकई में सच्चाई क्या है। मगर अभी तक वो रिपोर्ट जो है ना तो पहलवानों के पास है और ना ही पहलवानों को उसकी जानकारी है। दूसरा यहाँ पर जो एफआईआर दर्ज की गई है उसकी कॉपी तक पहलवानों को नहीं दी गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो साहब जाहिर है कहीं ना कहीं पहलवान जो है वो इन्हीं मांगों को लेकर संतुष्ट नहीं है, क्योंकि एफआईआर दर्ज करना एक अलग प्रक्रिया है और कानूनी कार्रवाई करना एक अलग प्रक्रिया है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से पहलवान जो है वो अभी तक डटे हुए हैं, पहलवानों की मांग है जब तक ब्रिजभूषण के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी वो हटने वाले नहीं है। यानी कि सीधा सीधा कहे तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन जो है वो आप कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर जाता हुआ नजर आ रहा है। जी
जी राजीव तिवारी, आप हमारे साथ जुड़े हो, तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। तो आपको बता दें, बीजेपी लगातार कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रयासरत है और वही पूरी ताकत जो है बीजेपी झोंक दी गई है। और वही कर्नाटक में सत्ता वापसी के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। कर्नाटक चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी के फायर ब्रिगेड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भारी मांग वहां पर है। और वही सीएम योगी आदित्यनाथ कर्नाटक के में धुआंधार प्रचार करेंगे। गौरतलब है कि योगी आदित्यनाथ ने बुधवार से अपने कर्नाटक चुनाव प्रचार का अभियान की शुरुआत कर दी थी और इसके बाद रविवार को उनकी 4 रैलियां दक्षिण राज्य में होनी है। और वही आपको बता दें कि 26 अप्रैल को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक के मांड्या और विजयपुरा में बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोट मांगे थे। और वही उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए समय निकाल रहे हैं। सीएम योगी के दौरे का आज दूसरा दिन है और वही एक दिन के बाद 5 चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। कर्नाटक में ताबड़तोड़ रैली के लिए बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में अपील उनके द्वारा की जा रही है। इसके अलावा कोप्पल जिले में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए भी वहां पर सभा का आयोजन किया गया और उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ सहभागिता करेंगे। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषभ गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, जिस तरीके से लगातार योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर प्लान और जड़ से मिटा दूंगा या अपराधियों को जड़ से मिटाने वाला जो मिशन है, अब मिशन कर्नाटक में देखने को मिल रहा है। लगातार आज दूसरा दिन है कर्नाटक के दौरे का। देखिए, कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों के लिए 10 मई को मतदान होना है। 13 मई को नतीजे आएंगे। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरी ताकत झोंक रही है। बीजेपी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसको लेकर लगातार फायर ब्रिगेड नेता योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम है, लगातार उनकी डिमांड बढ़ रही थी। लगातार स्टार प्रचारकों में पहले भी, देखिए आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ एक हिंदुत्व के बड़े फायर ब्रांड नेता है। लगातार वो रैलियां करते आ रहे हैं और उनकी डिमांड भी बहुत थी। इसको लेकर लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी ने उनका कार्यक्रम लगाया है। और अगर जो आज की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 8 बजे लखनऊ एयरपोर्ट से विशेष विमान द्वारा बिल्लारी के लिए उड़ान भरेंगे। 10:15 पर वह जिंदल एयरपोर्ट बिल्लारी कर्नाटक पहुंचेंगे। वहां से कोप्पल जिले के लिए निकलेंगे। 10:50 पर गंगावती हेलीपैड जनपद कोप्पल पहुंचेंगे। वहां से 11 बजे से लेकर 11:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम का 1वां दिवस है आज, तो उस पर सहभागिता करेंगे। और 11:30 बजे से 12:05 तक तालुक स्टेडियम में बीजेपी प्रत्याशी परन्ना मुल्लोली के पक्ष पे जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए, 12:15 पर गंगावती हेलीपैड कोप्पल से जनपद रायचूर के लिए निकलेंगे और 12:50 पर यूएएस कॉलेज ग्राउंड जनपद रायचूर पहुंचेंगे। 11 बजे से 2 बजे तक भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर शिवराज पाटिल के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी 2:10 पर रायचूर से प्रस्थान कर रहे हैं और कलगमबर्गी चितपुरा पहुंचेंगे, जहां 3 बजे से 3:50 तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मणिकांत राठौर के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। अगर बात की जाए, देखिए, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की, तो उनमें से योगी आदित्यनाथ एक ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के बाद गिने जाते हैं। जी
ऋषभ, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ रैलियां चल रही है, जनसभाएं लगातार उनकी जारी है, कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी की लगातार जो पुरजोर कोशिश है वो लगातार मैदान में दिखाई दे रही है, तो क्या ये असर जो है बीजेपी का या जनता के बीच में बीजेपी को जो जुड़ने का लगाव है वो धरातल पर देखने को मिलेगा? देखिए, अगर जो बात की जाए कि योगी आदित्यनाथ की, देखिए हिंदूवादी नेता है और हमेशा अपने एक फायर ब्रांड अंदाज में नजर आए हैं। हिंदुत्व की बात की जाए या माफियाओं की बात की जाए, माफियाओं को जड़ से उखाड़ने की बात की जाए, तो इन तमाम चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश में आज आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, बतौर मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस उत्तर प्रदेश की स्थितियां, माफिया जो है वो सरेंडर है आज की डेट में। और कहीं न कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है इस चीज को लेकर माफियाओं को जड़ से उखाड़ने का लगातार काम भी कर रही है। इसको लेकर भी कहा जा सकता है कि देखिए, योगी आदित्यनाथ को एक अहम दर्जा दिया जा रहा है और लगातार वो जो है इस पर काम भी कर रहे हैं। जी ऋषभ, जिस तरीके से यूपी में निकाय चुनाव है और निकाय चुनाव को के मद्देनजर योगी आदित्यनाथ का यूपी पे भी फोकस है, और बात कर ले कर्नाटक की तो कर्नाटक चुनाव पर भी योगी आदित्यनाथ का फोकस है, तो कहीं ना कहीं दोनों चीजें जो है वो योगी आदित्यनाथ की मैदान में दिखाई दे रही है, तो जनता का जो लगाव है वो कितना असर कर सकता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की कर्नाटक में भी एंट्री हो चुकी है चुनाव प्रचार प्रसार में। भारतीय जनता पार्टी में लगभग भारी डिमांड को देखते हुए योगी आदित्यनाथ को ही बुलाया गया। लगभग 40 से ज्यादा स्टार प्रचारकों की सूची है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को एक अहम वरीयता दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी निकाय चुनाव को लेकर लगातार वो धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। यूपी, इससे कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में भी लगातार वो अपना दमखम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा सीटें लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। वहाँ योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो फायर ब्रांड नेता है, एक हिंदूवादी नेता है, लगातार अपनी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा सीटें आए इसके लिए लगातार वो गतिशील है और हिंदूवादी एक बड़े नेता के तौर पे माने जाते हैं। जी ऋषभ गुप्ता, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कई बार जो है वो वहां पर पहुंचे। इसके बाद 4 मई को महाराष्ट्र राज्य के अध्ययनरत, आपको बता दें, अध्ययन प्रवास पर पुणे और मुंबई रहेंगे, और वही अध्ययन प्रवास के लिए पठानिया 30 अप्रैल को शिमला से, आपको बता दें कि शिमला से उनके द्वारा चंडीगढ़ के लिए प्रस्थान करेंगे। पठानिया 2 मई को पुणे में MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट पुणे की राजनीतिक नेतृत्व और सरकार को मास्टर कार्यकर्ता की अध्यक्षता उनके द्वारा की जाएगी, और वही पठानिया को MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए आयोजित संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर आमंत्रित किया गया, और वही सार्वजनिक जीवन के माध्यम से देश की सेवा करने के लिए उनके द्वारा युवाओं के सम्मान के अवसर और चुनौतियों पर विषय उनके द्वारा संबोधित करने के लिए कहा गया। और इस अवसर पर पठानिया IMT विश्वविद्यालय पुणे में कानून पढ़ाई करने वाले छात्रों से रूबरू होंगे, और वही उनके साथ बतौर विधानसभा अध्यक्ष और एक अधिवक्ता होने का भी अनुमान साझा करेंगे। इस खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई है। टीना जी, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया जो है महाराष्ट्र के प्रवास पर है, तो उनका जो शेड्यूल क्या रहने वाला है वो एक बार पूरा अपडेट जो है हमारे दर्शकों को बताइए। जी देखिए, हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया आज निकल जाएंगे महाराष्ट्र के स्टडी टूर पर। वो जा रहे हैं, 1 से 4 मई तक उनका ये टूर रहने वाला है, और वहाँ पे वो पुणे तथा मुंबई में रहेंगे। अध्ययन प्रवास के दौरान जो है पठानिया MIT स्कूल ऑफ मैनेजमेंट पुणे के राजनीतिक नेतृत्व और सरकार MPG में मास्टर कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले हैं। और बता दें कि MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी जो है कानून की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए आयोजित
संवाद कार्यक्रम में पठानिया बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे और इस अवसर पर वो सार्वजनिक जीवन के माध्यम से देश की सेवा करने वाले युवाओं के सामने अवसर और चुनौतियां, यानी राजनीतिक जीवन में राजनीति और न्यायपालिका पर विशेष ध्यान, ये जो विषय रहने वाला है, इस पर अपना संबोधन वहाँ के बच्चों को देंगे। और इस दौरान जो पुणे में कानून की पढ़ाई करने वाले छात्र हैं, उनसे भी वो रूबरू होंगे। उनके साथ बतौर विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल, उनकी अभी तक की अनुभव किस तरह का रहा है और एक अधिवक्ता होने का जो अनुभव है वो साझा करेंगे और युवाओं के साथ सार्वजनिक जीवन में आने वाली बाधाओं और उसमें किस तरह से सुधार किया जा सकता है उसकी गहनता पर वो चर्चा करेंगे। और जो MIT विश्वविद्यालय के संस्थापक सदस्य हैं राहुल वी करड़, उनके साथ वो राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के विभिन्न दृष्टिकोणों पर भी चर्चा करेंगे। और 3 मई को वो सुबह 11 बजे जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मुंबई में MIT पुणे के सक्षम राजनीतिक दिग्गजों के साथ एक बैठक में भाग लेंगे और 5 मई को वो वापस शिमला पहुंचेंगे। जी टीना जी, जिस तरीके से संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और अगर तैयारियों की अगर हम बात कर ले तो वहां पर क्या क्या तैयारियां की गई है और पठानिया भी कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए हिमाचल का एक बेशक छोटा राज्य है लेकिन एक अपना एक अलग अनुभव रहते हैं। अपने राजनीतिक जो यहाँ का जो एक जीवन है वो काफी लोगों के लिए एक माना जाता है कि वो एक काफी जो उपलब्धियों भरा भी है और एक जो उदाहरण के तौर पे भी उसको पेश किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह का जो पूरे देश में देखा जाता है उस तरह का नहीं है। तो वहाँ पे स्पेशल तौर पर पठानिया जी को बुलाया गया है, विधानसभा अध्यक्ष अभी बनाया गया है, वो वहाँ रहने वाले हैं और वो बच्चों के साथ जिस तरह रूबरू होंगे, बच्चों के साथ अपने जो अनुभव साझा करेंगे, उनके लिए विशेष तौर पर वहाँ पे तैयारियां की जा रही है। विशेष तौर पे जो बच्चे हैं उनको सत्र में भाग लेने के लिए जो है वो उनके साथ कार्यक्रम की चर्चा की जा रही है। और आज पठानिया निकलेंगे, चंडीगढ़ पहले पहुंचेंगे, वहाँ से जो है पुणे के लिए वो प्रस्थान करेंगे और 4 दिन तक वो अपने स्टडी टूर पे वहाँ रहने वाले हैं। इस दौरान पठानिया जो है वो बच्चों के साथ विभिन्न जो अनुभव है, विभिन्न जो अभी तक की राजनीतिक जीवन उनका कहें या विधानसभा अध्यक्ष अधिवक्ता, वो तो अपने अनुभव साझा करेंगे ही, साथ बच्चों के अनुभव भी वो सुनेंगे कि किस तरह कानून की पढ़ाई वो कर रहे हैं, किस तरह उनका अजीब जीवन में आने वाला लक्ष्य है और उनको वो मार्गदर्शन भी करेंगे कि किस तरह राजनीतिक जीवन में अगर वो होना चाहते हैं या सामाजिक जीवन में किस तरह वो आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह उनको चुनौतियों का सामना करना चाहिए। ये विभिन्न विषय रहने वाले हैं और ये 4 दिन का जो उनका अध्ययन प्रवास है काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी टीना जी, जिस तरीके से पठानिया जो है छात्रों को संबोधित करेंगे और उनके द्वारा एक बात ये भी सामने आ रही है कि अवसर और चुनौतियों के विषय पे उनके द्वारा संबोधन दिया जाएगा, तो जो छात्र है उनके जीवन के लिए क्या प्रेरणा उनके द्वारा दी जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि अभी तक ये माना जाता है कि युवा जो है वो समाज को बदलना तो चाहता है, समाज की दिशा तो बदलना चाहता है, लेकिन खुद राजनीति में नहीं प्रवेश करना चाहता। तो इस तरह अगर विधानसभा अध्यक्ष बतौर अपना जो राजनीतिक जीवन है वो वहाँ पे साझा करेंगे, वो बताएंगे कि किस तरह राजनीति में आने पर वो किस तरह समाज में बदलाव ला सकते हैं, किस तरह लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है, क्योंकि वो युवा जो कानून की वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, वो उनके साथ रूबरू करेंगे और रूबरू होंगे और साथ ही एक जो सार्वजनिक जीवन में जो बाधाएं आती हैं, और क्योंकि बतौर विधानसभा अध्यक्ष और बतौर एक विधायक होने के वो अपने जीवन के जो अनुभव है वो साझा कर सकेंगे, बच्चों के अनुभव को सुन सकेंगे कि जब सार्वजनिक जीवन में कोई व्यक्ति रहता है तो उसके जीवन में किस तरह की बाधाएं आती हैं, किस तरह उसमें सुधार की आवश्यकता होती है, किस तरह जो सामाजिक जीवन में व्यक्ति होता है उसको लोगों के जो कल्याण है, लोगों की जो भलाई है उसके लिए काम करना चाहिए और काम कैसे करना चाहिए, वो इस तरह का जो विभिन्न विषय है वो इस जो सेशन है वो उसमें रहने वाले हैं। जी टीना जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है तो इसमें कौन सा चेहरे जो हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे, किस किस की मौजूदगी की संभावना जताई जा रही है? कि देखिए अभी तो बताया जा रहा है कि मुंबई में जो ये कार्यक्रम है, मुंबई क्योंकि 3 मई को उनका जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे रहने वाला है और वहाँ पे जो पुणे के संरक्षक है और राजनीतिक जो दिग्गज है उनके साथ उनकी बैठक होने वाली है। और इसी तरह जो IT विश्वविद्यालय के संस्थापक सदस्य हैं राहुल वी करड़,
उनके साथ वो राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के विभिन्न दृष्टिकोणों पर भी वो चर्चा करने वाले हैं। तो कुछ बड़ी हस्तियों के साथ उनका जो ये बैठकें हैं वो रहने वाली है। राजनीतिक दिग्गज अभी फिलहाल नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन बड़े बड़े जो राजनीतिक दिग्गज है वो वहाँ पे चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र से संबंधित लोग वहाँ पर भाग लेंगे। तो ऐसे में ये जो चर्चा है, ये जो अध्ययन प्रवास विधानसभा अध्यक्ष का है वो हिमाचल के लिए भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी टीना, जिस तरीके से टीना जी ये पूरा पठानिया जी का जो कार्यक्रम रहेगा, दौरा रहेगा, उसको लेकर एक बार ये जो पूरी जानकारी साझा की गई है उसके द्वारा एक अहम जानकारी ये भी निकल के सामने आ रही है कि जो संवाद कार्यक्रम है वो काफी अहम रहने वाला है। छात्रों के जीवन पर पड़ने वाली प्रेरणा जो है या आगे जीवन में आगे जो लक्ष्य है जीवन का छात्रों का, और पठानिया के द्वारा कई अहम पहलू उनके द्वारा रखे जाने वाले हैं। तो क्या छात्रों के जीवन में क्या स्पेशल उनके द्वारा जो टिप्पणी कह सकते हैं या उनके द्वारा तथ्य ऐसे रखेंगे जो छात्रों के जीवन में काफी प्रभावपूर्ण रहेंगे? क्योंकि वहाँ पे जब कानून की पढ़ाई कर रहे हैं और क्योंकि जो विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया है खुद एक अधिवक्ता रह चुके हैं, तो ऐसे में जो उनके अधिवक्ता है वो एकदम कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ वो साझा करेंगे और उनसे अनुभव सुनेंगे जो बतौर राजनीति बोले या एक अधिवक्ता के तौर पे जो अपने अनुभव साझा करेंगे वो जरूर बच्चों के काम आएंगे। क्योंकि आने वाले जीवन में किस तरह से जो लॉ की पढ़ाई करने के बाद किस तरह से राजनीति में लोगों के जीवन में बदलाव के लिए काम किया जा सकता है, या सामाजिक जीवन में रहते हुए किस तरह से लोगों अपने जो समाज के लोग हैं, अपने जो साथ के लोग हैं, उनके लिए काम किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण जो विषय है, इस पर गहन चर्चा वहाँ पे रहने वाली है और इस पर जो है अपने जो अपने अभी तक का राजनीतिक जीवन है वो अनुभव जो है वो कुलदीप सिंह पठानिया वहाँ पे वो साझा करेंगे। जी, और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें, पंजाब सरकार के द्वारा बेरोजगार नौजवानों के लिए सरकारी नौकरियां देने की मुहिम परविंदर कौर के परिवार के लिए बड़ी खुशी की लहर लेकर आई है। बताने योग्य है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा परविंदर कौर को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है और वही उसके बाद परिवार के लिए दोहरी खुशी की बात है, क्योंकि परविंदर कौर के साथ उनके भाई हरविंदर सिंह को भी तकनीकी शिक्षा विभाग ने क्लर्क के तौर पर चयन हुआ है और वही संगरूर जिले के गांव सतोज में रहने वाले दोनों भाई बहन राज्य भर के लिए नौजवानों को नौकरियां देने के लिए अपने वादे को पूरा करने के लिए पंजाब सरकार का धन्यवाद कर दिया गया और उसके बाद हरविंदर सिंह कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ITO द्वारा नियुक्ति पत्र उनके द्वारा सौंपा गया और वही हरविंदर ने खुशी जाहिर करते हुए पंजाब में रहने वाले और सेवा करने के लिए हमारी इच्छाएं पूरी हुई है। उनके द्वारा मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने खाली पदों को भरने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखी हैं और इसके बाद इसके नतीजे के तौर पर हम दोनों को नौकरियां मिली हुई है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित सेठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरीके से भगवंत मान जो है नौजवानों को नौकरी देने की मुहिम उनके द्वारा चलाई गई और अब जो नौकरी देने के बाद नियुक्ति पत्र उनके सौंपे गए, तो जो चेहरे खिल उठे वो सामने आ रहे हैं, उनकी तस्वीरें सामने आ रही है, उनके अनुभव भी वो साझा कर रहे हैं। बिल्कुल निशा, जिस तरह से अगर बात की जाए भगवंत मान की सरकार ने जिस तरह से अपने वादे पूरे किए और युवा पीढ़ी को जो है बढ़ चढ़कर उनके लिए जो है जिस तरह से नौकरियां निकाली गई थी, अगर कुछ ही दिनों की बात की जाए तो 116 नौकरियां क्लर्क की निकाली गई, तो उसी मुहिम में जो है बहन भाई को जो है नौकरी मिलती है और उनके परिवार में जो है खुशी की लहर जाग जाती है। जिस तरह से एक ही परिवार के 2 व्यक्तियों को नौकरी मिलना एक बड़ी बात है। पंजाब सरकार ने जो है बड़ा एक जो है कदम उठाया। जी अमित, जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति पर पंजाब सरकार कार्य कर रही है और जिस तरीके से आपने बताया कि बहन भाई को नौकरी देना, एक ही परिवार के 2 लोगों को नौकरी मिलना बड़ी बात है, लेकिन नौजवानों को रोजगार देने के लिए पंजाब सरकार सतर्क दिखाई दे रही है, अलर्ट मोड पर है। और जो अगर ये भी बात सामने आ रही है कि एक परिवार के 2 लोगों को नौकरी मिल रही है और कई जो नौजवान है वो बेरोजगार भी घूम रहे हैं। बिल्कुल, पंजाब सरकार जो है समय समय पे जो है नोटिफिकेशन जारी कर रही है। जो जिस तरह की पढ़ाई है उसके चलते जो है उनको जो है नौकरियां जो है मिल रही हैं। इससे पहले भी काफी नौकरियां दी गई। हालांकि अगर अभी बात की जाए तो क्लर्क जो थे 116 क्लर्कों को नियुक्ति पत्र दिए गए, नौकरी के लिए है और एक परिवार के जिस तरह 2 बहन भाइयों को नौकरी मिलती है।
बड़ी बात है। पंजाब सरकार युवा पीढ़ी के लिए सोच भी रही है और पंजाब सरकार की अगर बात की जाए पिछले कार्यकाल की, जिस तरह से 1 से 1.5 साल का समय जिस तरह से पूरा हो चुका है और उसमें जो उन्होंने वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में, जो उन्होंने वादे किए थे, चाहे बिजली को लेके बात की जाए, चाहे हेल्थ सेक्टर को लेके बात की जाए, चाहे अन्य कोई भी हो, तो सभी जो वादे कहीं ना कहीं जो है आम आदमी पार्टी की सरकार ने पूरे किए थे। जी अमित, जिस तरीके से भाई बहन परविंदर कौर और हरविंदर कौर दोनों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए, तो उनके द्वारा जो अनुभव साझा किए हैं वो क्या रहे? जी बिल्कुल, भाई बहन परविंदर कौर और हरविंदर कौर ने जो है उनके अपना अनुभव उन्होंने साझा किया कि इससे पहले की अगर सरकार की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो इनिशिएटिव हैं वो नहीं लिए गए थे। हालांकि परिवार में खुशी का लहर देखने को, माहौल देखने को मिल रहा है। घर में जो है लड्डू खिला के एक दूसरे को जो है उन्होंने स्वागत किया। परिवार के जो सभी सदस्य हैं उनमें आपस में खुशी की लहर जो है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि बड़ी बात है कि एक ही परिवार के 2 व्यक्तियों को जो जिस तरह से सरकारी नौकरी मिलना, तो कहीं ना कहीं जो परिवार है, परिवार में जो है खुशी की लहर तो वाजिब सी बात है, सामने है ही। अमित, जिस तरीके से पंजाब सरकार जो है बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र लगातार सौंप रही है, तो अभी तक जो नियुक्ति पत्र मान सरकार के द्वारा बांटे गए हैं उनका आंकड़ा क्या रहा है अभी तक का? अगर आंकड़ों की बात की जाए तो हाल ही में ही अभी जो है जिस तरह से क्लस्टरों की है 116 नौकरियां जो है ये दी गई। इससे पहले भी अन्य सेक्टर्स में जो है नौकरियां दी गई। काफी लंबा एक जो है खर्चा जो है पंजाब सरकार जो है बनाया गया है। काफी नौकरियां जो है पंजाब सरकार द्वारा जो है जो युवा पीढ़ी जो बेरोजगार थे पहले उनको दी गई और पाइपलाइन में और भी कई नौकरियां जो है आने वाले समय में जो है पंजाब सरकार ने सोच रखी हैं और जल्दी जो है उनको लेके भी जो है नियुक्ति पत्र जो है सौंपे जाएंगे। हालांकि नोटिफिकेशन समय समय पे जो है पंजाब सरकार द्वारा जो है जारी किया जाता है कि जिस तरह से जब कोई किसी बच्चे ने अगर नौकरी के लिए अप्लाई करना है तो पंजाब सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। अभी देखना होगा कि इस साल भी जो है बड़ी नौकरियां मिलने की जो है युवा पीढ़ी को संभावना है, जो खासकर बेरोजगार हैं। जी अमित सेठी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को पुंछ हमले की जानकारी देते हुए और जांच के दौरान लोगों से की जा रही पूछताछ पर ऐतराज उनके द्वारा जताया गया। महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि पुंछ हमले में जांच के नाम पर लोगों को आपको बता दें उनकी धरपकड़ पर तंग किया जा रहा है। उनके द्वारा कहा गया कि पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर निशाना साधा और उनके द्वारा कहा गया है कि जिस जम्मू कश्मीर में सब कुछ सुरक्षित होने का दावा कर रहे थे और वही इसी कड़ी में सुरक्षा व्यवस्था करने वाले क्षेत्र में कैसे हमला हो गया है। उनके द्वारा हमले के कारणों का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई और इसी के साथ उन्होंने कश्मीर में G20 सम्मेलन के आयोजन की आड़ में कश्मीरियों पर प्रताड़ित करने का आरोप उनके द्वारा लगाया गया। उन्होंने कहा कि आरोप लगाते हुए उनके द्वारा कहा गया है कि जब से G20 आयोजन की प्रक्रिया शुरू हुई है, युवाओं की गिरफ्तारी, प्रताड़ना और पूछताछ शुरू हो गई है। लोगों को थाने बुलाया जा रहा है। दक्षिण कश्मीर के सैकड़ों युवाओं को जेल में डाला जा रहा है। उनके द्वारा कहा गया है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जम्मू कश्मीर के हालात गवंतनामो खाड़ी के से बदतर हो गए हैं और वही G20 कार्यक्रम करने के लिए उनके द्वारा कहा गया कि G20 कार्यक्रम करने दीजिए, लेकिन युवाओं को गिरफ्तारी क्यों दी जा रही है। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले यहाँ DG पुंछ में एक अनफॉर्चुनेट बहुत ही बुरा वाकया पेश आया जिसमें कोई हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं और एक काफी बुरी तरह से जख्मी हो गया है। और उम्मीद तो ये की जाती थी कि जैसे सतपाल मलिक साहब ने बताया कि जब पुलवामा अटैक हुआ तो उसको छुपाने की कोशिश की गई। यहाँ ये उम्मीद की जा रही है कि इसको मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी और पता चलना चाहिए कि इतने सिक्योर्ड एरिया में जहां फौज का इतना बड़ा दबदबा है, ज्यादा दबदबा है, ये कैसे हुआ। देखिए, जहां तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, हम चाहते हैं इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। मगर जिस तरह से अभी मैंने ये इमरजेंसी में आप लोगों के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई कि पिछले 1 हफ्ते से जब से ये वाकया हुआ है, जो हालात पुंछ के बने हुए हैं, राजौरी के बने, खासकर पुंछ डिस्ट्रिक्ट के बने हुए हैं, वहां जो जुल्म का तांडव चल रहा है, जिस तरह
लोगों को पकड़ पकड़ के उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनसे पूछताछ हो रही है, जिसमें आपने भी सुना होगा एक आदमी मुख्तार शाह बटादूरिया का रहने वाला, जिसपे जो कस्टडी में, पुलिस की कस्टडी में उसको लेके गए थे और उसके बाद ये बताया गया कि उसने खुदकुशी की। तो उसके घर वाले कहते हैं कि अगर ये कस्टडी में था, आर्मी की, पुलिस में की कस्टडी में था, तो कस्टडी में कोई खुदकुशी कैसे कर सकता है? आपने खुद भी नोट किया होगा 2019 के बाद कई बार ऐसा हुआ जो सस्पेक्ट्स होते हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, जिस तरीके से पुंछ हमले में एक तरफ देश के जवानों को देश ने खोया है, तो दूसरी तरफ अगर देखें तो ये पुंछ हमला जो है राजनीतिक बनता जा रहा है, लोग इस पर राजनीति करते हुए नजर आ रहा है। और इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। देखिए, मैं माफी चाहूंगा। देखिए, महबूबा मुफ्ती जो है वो शुरू से ही पाकप्रस्त बोली जो है वो बोलती रही हैं। हालांकि जिस प्रकार से जवानों को शहीद किया गया है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आतंकवादी घटना है। और ये चीज समझनी होगी महबूबा मुफ्ती को कि आप पाकिस्तान की बोली बोलकर या फिर आतंकियों की बोली बोलकर आप राजनीति नहीं कर सकती हैं। हालांकि जिन लोगों को उठाया गया है या जिस व्यक्ति ने महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उसकी पुलिस कस्टडी में जहर खाया, महबूबा मुफ्ती को पूरे तथ्यों की जांच करनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती को ये भी देखना चाहिए कि उस व्यक्ति ने कहां पे जहर खाया। उसने घर पे जहर खाया था, ना कि पुलिस कस्टडी में। हालांकि उसको बार बार बुलाया जा रहा था, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से घांगरी में हमला हुआ और जिस प्रकार से कहा जाए बाटादूरिया में हमला हुआ, जिसमें 5 जवान शहीद हुए, तो इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां लगातार सख्ते में थी कि आखिरकार वजह क्या है। और जब सुरक्षा एजेंसियों के पास पुख्ता जानकारी हाथ लगी, तो उसके बाद कई लोगों से पूछताछ की जा रही थी। और उसी दौरान एक व्यक्ति जो था मुख्तार, जिसने घर पर जाकर जहर खा लिया और उसकी मौत हो गई। हालांकि उसकी इंक्वायरी के बात भी कही जा रही है, इंक्वायरी हुई होगी। और लेकिन कहा जाए जिस प्रकार से कुछ लोग पकड़े गए हैं, उनके घर से 3-3 महीने आतंकी रुके, उनको खाना पीना दिया, उनको हथियार उन्होंने मुहैया करवाए, जो पाकिस्तान के जरिए, पाकिस्तान ड्रोन के जरिए यहाँ भेजता था। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो महबूबा मुफ्ती इन सब मुद्दों को लेकर हमेशा से ही राजनीतिक बयानबाजी जो है वो करती रही है और पाकिस्तान की बोली बोलती रही है। हालांकि G20 का उन्होंने जिक्र किया कि G20 के दौरान कई युवाओं को वहां से उठाया जा रहा है। उन लोगों को उठाया जा रहा है जिनके ऊपर शक है, जिनको ओवरग्राउंड वर्कर या अंडरग्राउंड वर्कर जो आतंकियों के लिए काम करते हैं। और ऐसे में भारत नहीं चाहेगा कि अगर G20 का यहाँ बैठक हो रही है तो उससे पहले कोई बड़ी वारदात जो है पाकिस्तान कर पाए, क्योंकि देखा गया है कि POK का जो इलाका है, जो पाकिस्तान के कब्जे में है, जम्मू कश्मीर का इलाका, वहां पर कई लॉन्चिंग पैड्स सक्रिय हैं। अंतर्राष्ट्रीय का शकरगढ़ का इलाका हो, जहाँ बड़ा भाई मसरूफ खान का इलाका हो, छोटा भाई मसरूफ खान का इलाका हो, वहां पर लॉन्चिंग पैडों को सक्रिय कर दिया गया है ताकि वहां से बड़ी संख्या में जो आतंकी हैं उनको इस पार भेजा जा सके। लेकिन महबूबा मुफ्ती लगातार ऐसी सियासत करती आई हैं और लगातार ऐसी बोली बोलती हैं, जिससे बाकी के जो पार्टियां हैं उनको भी मौका मिलता है केंद्र पर निशाना साधने का। लेकिन कहा जाए धारा 370 टूटने के बाद जिस प्रकार से पत्थरबाजी कम हुई है, आतंकवाद में कहीं ना कहीं जरूर कमी आई है और विकास जो है वो काफी बड़ी संख्या में विकास जो है वो किया जा रहा है। ये चीजें महबूबा मुफ्ती को नहीं दिखती हैं, लेकिन जिन युवाओं को, जिन ओवरग्राउंड वर्कर को या जिन अंडरग्राउंड वर्कर को उठाया जाता है, उस पर सवालिया निशान जरूर खड़ी करती हैं महबूबा मुफ्ती जी। अच्छा, रविंद्र श्रीवास्तव, आप हमारे साथ जुड़े हो, तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो प्रसारण मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी को अभूतपूर्व जनसंपर्क कार्यक्रम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। तो आपको बता दें, उसके लिए देश भर के हर विधानसभा क्षेत्र में औसतन 100 स्थानों पर सुविधाएं आयोजित करने के लिए योजनाएं बनाई गई ताकि लोग आसानी से सुन सके। बीजेपी सूत्रों ने कहा कि पार्टी के आपको बता दें कि पार्टी मोदी के संबोधन को सुनने के लिए विदेशी समेत लगभग 4 लाख स्थानों पर व्यवस्थाएं करेगी और उसके बाद पार्टी के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी कवायद वो देखरेख कर रहे हैं। पार्टी की विदेश स्थिति इकाइयों और गैर राजनीतिक संगठनों को भी यहाँ पर सुनिश्चित करने के लिए शामिल किया गया। रेडियो प्रसारण की अधिकतम पहुंच जो है वो जेपी नड्डा ने बताई और उसके बाद सभी राज्यों के अधिकारियों को, आवासों और बीजेपी और उनके सहयोगियों को मुख्यमंत्रियों के घरों में प्रतिष्ठित नागरिकों के लिए कार्यक्रम सुनने के लिए व्यवस्था की गई। उन्होंने बताया कि सभी राज्यों में पद्म पुरस्कार विजेताओं को राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड जो है प्रसारित होने वाला है। बीजेपी काफी उत्साहित है और जगह जगह ये कोशिश कर रही है कि जितने लोग सुने उतना ही अच्छा है। बिल्कुल, देखिए, मुंबई से पूरे देश में नरेंद्र मोदी की संकल्पना की बात को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। 100वें एपिसोड को सुनने के लिए मुंबई भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश है कि हर जन जन तक आकाशवाणी रेडियो की पर यह बात सुनी जा सके। खासकर मुंबई के अलग अलग इलाकों में, हर वार्डों में, हर विभाग में, हर विधानसभा में और हर संसदीय क्षेत्र में अलग अलग नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई कि किस तरह से अपने अपने इलाकों में आप तैयारियां करवाएं। खासकर वार्ड स्तर पर यह तैयारियां की गई है, यानी कि हर वार्ड में आप जो है आकाशवाणी के जरिए प्रधानमंत्री की मोदी की संकल्पना मन की बात को आप सुन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसे ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी में है। खासकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस पूरे मामले में अपनी नजर रखे हुए कि किस तरह से कार्यक्रम जो है पूरे देश में किया जा रहा है। न सिर्फ पूरे देश में बल्कि विश्व में भी इसका जो है पूरी तैयारी की गई है कि किस तरह से विश्व में जो भारत के अलावा विदेशों में जो भारतीय नागरिक, भारतीय मूल के लोग रहते हैं, उन्हें भी जो है आकाशवाणी के जरिए उन्हें मन की बात को सुगमता से सुनाई जा सके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना को बताया जा सके। जी सत्यप्रकाश, जिस तरीके से आपने बताया कि मुंबई के कई स्थानों पर जो है नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए कैंप लगाए जाएंगे या फिर आयोजन किया जाएगा, तो ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जिन्हें चिन्हित किया गया? देखिए, मुंबई में सभी विधानसभा क्षेत्रों में सभी विधायक को यह जिम्मेदारी दी गई, आप अपने अपने विधानसभा में वार्ड स्तर पर, प्रभाग स्तर पर इसकी तैयारियां करवाएं। और आंकड़े ये कहते हैं कि 4000 से ज्यादा एक विधानसभा में कार्यक्रम होने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मुंबई में 288, महाराष्ट्र में 288 विधानसभा में कितने कार्यक्रम हो सकते हैं। हालांकि सरकार का यह आंकड़ा है कि 4 लाख से ज्यादा जो है इस तरह के आयोजन किए जाएंगे, जिसमें लोग जो है रेडियो के जरिए मन की बात को सुन सकेंगे। तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है। हालांकि मुंबई में प्रचंड गर्मी को देखते हुए कई जगहों पर खाने पीने की व्यवस्था की गई है, पेयजल की व्यवस्था की गई है, शहर की व्यवस्था की गई है कि जिससे किसी तरह का कोई असुविधा ना हो। सत्यप्रकाश सोनी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब रुक करेंगे उत्तराखंड की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड जो है प्रसारित होने जा रहा है। ऐसे में राज्य में आधिकारिक लोग जो है मन की बात सुनने के लिए वहां पर तैयारियां कर रहे हैं और इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विद्यालयों, ग्राम सभा, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI के कार्यक्रम सुनने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा दिशा निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किए गए मन की बात कार्यक्रम का
100वां एपिसोड जो है आज 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। और इस कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों का विशेष उल्लेख करते हैं जो समाज और राष्ट्र के लिए निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में तमाम लोग देश के कोने कोने में हैं और अपने कार्यों से अलग पहचान बनाते हुए समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जानकारी और उनके द्वारा कार्यों के बारे में जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाती है और इसके अलावा छात्रों के लिए यह जानकारी बहुत उपयोगी होती है। पूर्व में छात्रों और शिक्षक और आमजन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से मन की बात कार्यक्रम का 100वां कार्यक्रम जो है या 100वां एपिसोड जो है उसको लेकर बीजेपी की तैयारियां जो है पूरी हो चुकी है। काफी उत्साहित कार्यकर्ता और नेता जो है वो उत्साहित दिख रहे हैं। इसको लेकर एक बार पूरी अपडेट बताइए, उत्तराखंड की स्थिति जो है वो क्या बनी हुई है? बिल्कुल मनीषा, देखिए प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर के क्योंकि 100वां संस्करण ये आज होने जा रहा है और इसको लेकर के पूरे देश में कहीं ना कहीं इस संस्करण को, इस दिन को विशेष बनाने के लिए लगातार तैयारी की जा रही थी। सभी देश के सभी राज्यों में इसका कार्यक्रम आज तमाम कार्यक्रम होने और उत्तराखंड में भी लगातार कई दिनों से इसको लेकर तैयारियां की जा रही थी। तो बीजेपी के जो सरकार के यहाँ पर जो कई चेहरे हैं वो लगातार इसमें इस कार्यक्रम को विशेष बनाने के लिए कार्य कर रहे थे। संगठन के कई चेहरे लगातार इस कार्यक्रम को करने के लिए यहाँ कार्य किया जा रहा था। और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर लगातार कई क्योंकि दूसरी जगह पर ऐसे हैं जहाँ पर दो लोग इसमें सुनने के लिए यहाँ पर लगातार आतुर रहते हैं। तो ये कार्यक्रम दूसरी जगह पर भी लगातार किया जाएगा। हजारों की संख्या में लोग इसको सुनने का यहाँ सुनने वाले इसके अलावा लगातार लोग कर रहे हैं और पूरी तरीके से इस संस्करण को विशेष बनाने के लिए तैयारियां की जा रही है। और पूरी तरीके से यहाँ पर जो कई स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर इस कार्यक्रम को सुनने क्योंकि इस कार्यक्रम को सुनने के लिए हर वर्ग यहाँ पर लगातार लगाया रहता है। ये बीजेपी का लगातार कहना था, उसको लेकर के यहाँ पर चीजें सामने आ रही है। और आज 11 बजे कार्यक्रम शुरू होगा और जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो हजारों की संख्या में इसको लोग सुनेंगे, इसका दावा लगातार बीजेपी लोग कर रहे हैं। जी अमित चौधरी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की ओर। आपको बता दें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राज्य के 70,000 युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की पहली किश्त के रूप में 17.50 करोड़ रुपए की राशि ऑनलाइन अंतरित करेंगे। और आपको बता दें मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में प्रातः 11 बजे आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेरोजगारी भत्ते के लिए चिन्हित युवाओं को पर चर्चा करेंगे और उनके द्वारा वर्चुअली रूप से जिले के अन्य युवाओं से रूबरू होंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा रूबरू 1 अप्रैल 2023 को बेरोजगारी भत्ता योजना का शुभारंभ उनके द्वारा किया गया था। योजना के तहत अब 70,000 युवाओं को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है। बेरोजगारी भत्ते के पोर्टल पर 1,27,000 लोगों के द्वारा आवेदन दिए जा चुके हैं। बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदन करने के लिए कोई अंतिम तिथि जो है निर्धारित नहीं है। पोर्टल सभी दिनों के लिए 24 घंटे के लिए खुला है। आवेदक इस पोर्टल पर अपनी सुविधा अनुसार कभी भी आवेदन कर सकता है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, भूपेश बघेल जिस तरीके से बेरोजगारी को खत्म करने के लिए या कहे नौजवानों को रोजगार देने के लिए एक उनके द्वारा पहल की गई थी और इसके बाद पहली किश्त जो है आज उनके द्वारा जारी की जाएगी। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस हफ्ते मतलब आज को राज्य के 70,000 युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की पहली किश्त जारी करने वाले हैं, जिसमें 17.50 लाख रुपए 17 करोड़ 50 लाख रुपए ऑनलाइन अंतरित करेंगे। साथ ही साथ युवाओं को एक नए पहल में जोड़ने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में किस तरीके से विकास किया जा सकता है, कौशल विकास किस तरीके से किया जा सकता है, तमाम विषय को लेकर के उनकी पढ़ाई लिखाई ऐसे विषयों को लेकर के विचार भी कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके और विकास किस तरीके से किया जा सकता है, चाहे स्टार्टअप इंडिया के लिए लेकर के बात किया जाए या उनकी कौशल विकास स्थिति की बात किया जाए, तो ऐसी स्थिति उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर के तमाम विषयों को लेकर के एक शैक्षणिक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है जो प्रारंभिक अवस्था में है।
जी। दूसरी बात यह है कि युवाओं को किस तरीके से और रोजगार के प्रति जागरूक किया जा सकता है। कई ऐसे बेरोजगार युवा हैं जो आत्महत्या करने के लिए अपने अपना लेते थे। ऐसे लोगों को मोटिवेट करने के लिए बाकायदा मोटिवेशनल स्पीकर को बुला करके उनको समझाइश दे दी जाती है। लेकिन खासा बात यह है कि आज जिस स्थिति में बेरोजगारों को आज पैसा का अंतरण किया जा रहा है, इससे युवाओं के अंदर काफी उत्साह देखने को भी मिल रहा है। और वो जो 2500 रुपए प्रति माह मिलने वाली है, वो कहीं ना कहीं उनका उपयोग और उनके ट्यूशन जो फीस है उसको कंप्लीट करने की जो तैयारी है वो निश्चित तौर पे देखने को मिल रही है यहाँ। जी अखिलेश, जिस तरीके से भूपेश बघेल जो है रोजगार देने की मुहिम उनके द्वारा चलाई गई है, उसके बाद बेरोजगारी भत्ते के लिए जो चयनित युवा हैं उनसे भी आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रूबरू होंगे और उनसे भी वार्ता करने वाले हैं। जो बेरोजगार युवा हैं उनसे आज रूबरू होंगे, बात करेंगे, उनकी और कौन सी मंशा है उनको जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी जो आबादी है भारत में और खासतौर छत्तीसगढ़ की भी बात की जाए तो युवाओं की एक बड़ी टोली है। और इस टोली को समझाना सबसे बड़ा, क्योंकि एक कामयाबी के लिए युवाओं की सबसे बड़ी पहल होती है। और वो जब युवा खुद को बेरोजगार महसूस करते हैं, जब पढ़ाई लिखाई करके सामने आते हैं, उसके बाद उनके पास कोई काम नहीं रहता, हताश होकर के आत्महत्या के प्रति वो जाने का प्रयास करते हैं। कहीं न कहीं ऐसी स्थिति में आज मुख्यमंत्री ऐसे युवाओं को आज चयनित लोगों को उससे मुलाकात करेंगे ताकि उनको मोटिवेट भी कर सके। और कई ऐसे जो युवा हैं जो राजनीतिक पहल से जुड़े हुए हैं उनसे भी संवाद करके उनके साथ में एक मोटिवेट करेंगे। और साथ ही साथ बेरोजगार युवाओं को किस तरीके से औद्योगिक क्षेत्र और अन्य क्षेत्र में किस तरीके से उनकी पहल की जा सकती है, इसको लेकर के विचारधारा और उनसे मुलाकात करके ऐसी कई विषय है जिस पर चर्चा की जा रही है। जी अखिलेश, जिस तरीके से ये एक पोर्टल बनाया गया है और जो युवाओं के द्वारा इसमें आवेदन दिए जा रहे हैं, तो अगर हम आंकड़े की अगर बात करें तो अभी तक का आंकड़ा जो है वो क्या स्पष्ट हो पाया है? देखिए, बेरोजगार युवाओं की अगर जो आवेदन की अगर संख्या की बात की जाए तो लगभग 2,25,000 जो आवेदन है। जी अखिलेश तिवारी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल राजधानी लाइव में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।